अभी जो रिसेंटली यंग एज में सबको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, डायबिटीज है, कैंसर है, हाइपरटेंशन मतलब बीपी की तकलीफ है, ये सारी क्रोनिक डिजीजेस हमारे एज में जो 20 से लेके 35 का जो एज ग्रुप है उनमें बढ़ रही है। काम के रिलेटेड स्ट्रेस या तो रिलेशनशिप का स्ट्रेस, बॉडी में अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है तो कैंसर वगैरह की तकलीफ होती है। चीट मील भी ले रहे हैं तो उसको अच्छे से खाइए। अगर आप ऐसा सोच के खाएंगे कि यार ये मैं क्यों खा रहा हूँ, तो वो भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, भले आपको टेस्ट अच्छा लगे। फाइबर अगर कम होगा तो हमारे बॉडी में डायबिटीज एंड स्ट्रोक के इश्यूज बढ़ने वाले। और तली हुई सारी चीजें खराब होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सबकी लाइफ में आज किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस तो रहता ही है। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो है आस्था महिड़ा जी, जो डायटिशियन है और न्यूट्रिशनिस्ट भी है। उनसे बातें करके हमें स्ट्रेस के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ऐसी जो क्रॉनिक डिसीज है उसके बारे में जानने मिलेगा। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। थैंक यू आस्था जी हमारे शो पर आने के लिए। और आज का जो हमारा कॉन्वर्जेशन होगा वो पूरा अभी जो रिसेंटली यंग एज में सबको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, जो पहले इतना ज़्यादा नहीं था पर पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके बेसिस पे हम बात करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस हैं और मेरे दोस्तों के भी क्वेश्चंस हैं और लोगों के भी है कि उन्हें पता नहीं है फूड के रिलेटेड, स्ट्रेस के रिलेटेड, स्लीप के रिलेटेड, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्रॉनिक डिसीज का मतलब क्या होता है और क्यों वो यंग एज में लोगों को इतना ज़्यादा आ रहा है, कि लोग स्ट्रेस की वजह से है या फिर फूड पैटर्न्स है, स्लीप पैटर्न्स है, क्या है सारे रीजंस? ओके, तो बेसिकली क्रोनिक डिजीज जो है ना, क्रोनिक डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो जैसे क्रोनिक डिजीज का मतलब है कोई चीज़ जो ज़्यादा देर तक रहती है। अक्यूट डिजीज मतलब अचानक से आया, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट है वो अक्यूट है। क्रॉनिक इज जो लंबे समय तक रहता है। डायबिटीज़ है, कैंसर है, हाइपरटेंशन मतलब बीपी की तकलीफ है, तो ये सारी तकलीफें क्रोनिक डिसीजेज में आती है, ठीक है। हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, ये सब भी एक क्रोनिक डिजीज है। ये सब बढ़ क्यों रहे हैं? फर्स्ट थिंग, फूड पैटर्न, ठीक है। हमारे लाइफस्टाइल में प्रोसेस्ड चीज़ें और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें, और ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई है। फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज़ लाइफस्टाइल। हमारे एक्सरसाइज कम हो गया है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि मोस्टली सबका क्या काम है, सब बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टेबल जॉब है जहाँ पे मोशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, बॉडी में मूवमेंट नहीं है, उसकी वजह से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम है, इसके वजह से तकलीफ हो रही है। द थर्ड थिंग इज स्ट्रेस। स्ट्रेस हर एक इंसान को होता है, ठीक है। तो जैसे पहले अपने जो हंटर फादर्स थे, उन लोग को स्ट्रेस क्यों होता था कि भाई जानवर आ गया तो हमें दौड़ना पड़ेगा, तो स्ट्रेस उन लोग को भी था। बट उन लोग का स्ट्रेस कैसे कम होता था कि वो लोग एक जगह पे जाके, जब स्ट्रेस खत्म हो जाए, एनिमल से छुटकारा मिल जाए, दे यूज्ड टू सिट एंड उन लोग का स्ट्रेस कम होता था। या कुछ खा के, ठीक है, कुछ फ्रूट खाया उन्होंने, कुछ वाइल्ड चीज़ खाया, उससे स्ट्रेस कम होता था। अभी हमारा स्ट्रेस किसके वजह से होता है? हमारे आगे की चीज़ें को सोच के या तो पीछे की चीज़ों को सोच के। तो वो सब के वजह से ये सारी क्रोनिक डिजीजेस हमारे एज में जो 20 से लेके 35 का जो एज ग्रुप है उनमें बढ़ रही है। और 20 से 35 भी है और उसके साथ साथ और भी जो अभी जेन जी है, उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहीं सुना था कि आपका जो पास्ट होता है वो आपको डिप्रेशन देता है, आपका फ्यूचर आपको एंजाइटी देता है। ट्रू। और जो आपका पास्ट है, जो आपका डिप्रेशन और एंजाइटी है, वो दोनों ही स्ट्रेस कहलाते हैं। यस, दोनों स्ट्रेस ही है। कोई भी चीज़ जो आपको अनकंफर्टेबल करती है या आपके दिमाग को हिला के रखती है या आपको ऐसा थॉट्स दिलाती है, ओवर थिंकिंग करवाती है, या तो कोई चीज़ से हमें फियर होता है, ये सारी चीज़ क्यूमुलेटिव एंग्शियस करती है हमें। या तो हमें वो अनकंफर्टेबल फील करवाती है, तो जो हमारे रोजिंदा जीवन में जो भी काम होते हैं वो हम अगर आसानी से नहीं कर पाते तो उसको हम स्ट्रेस कह सकते हैं। वो एंजाइटी के रिलेटेड भी होता है, डिप्रेशन के रिलेटेड भी होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है, और उसके साथ साथ स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में क्या इशू आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं? ओके,
तो स्ट्रेस मेजरली हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा तो उसको हम स्ट्रेस के रिलेटेड बोल सकते हैं। एक और स्ट्रेस होता है बॉडी में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो हम न्यूट्रिशनिस्ट पढ़ते हैं, डाइटिशियंस पढ़ते हैं। बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है तो कैंसर वगैरह की तकलीफ होती है, ठीक है। स्ट्रोक वगैरह वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बढ़ता है, उसकी बारे में बात हम बाद में करेंगे। अभी हम नॉर्मल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। काम के रिलेटेड स्ट्रेस, या तो रिलेशनशिप का स्ट्रेस, या तो मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा वाला स्ट्रेस। तो ये सारे स्ट्रेस से क्या होता है, हमें छोटे छोटे सिम्टम्स दिखते हैं हमारे बॉडी में। काफ़ी लोगों को यहाँ पीछे के जो उनका सिर का पीछे का भाग है वहाँ पे पेन होता है। काफ़ी लोग को पूरे बॉडी में एकदम झंझनाहट वाली फीलिंग आती है। काफ़ी लोग को नींद अच्छे से नहीं आती, विच इज़ अ वेरी मतलब बहुत कॉमन सिम्टम है स्ट्रेस का, कि उनको नींद रात को नहीं आती। उनको इंसोम्निया भी बोलते हैं कि रात की नींद मेरी ख़त्म हो गई है, मेरे को नींद ही नहीं आती, या तो बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं। बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। और मेजरली अगर स्ट्रेस पीछे के भाग से रिलेटेड है, उसका मतलब हमारे जो पीछे ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे जो ग्लैंड्स है वो हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। हार्मोन्स का काम क्या है, आपने सुना होगा कि मेरे को डोपामीन रिलीज हो रहा है। अगर मैं ज्यादा रील्स देखता हूँ या ज्यादा खुश हो गया कोई देख के, कुछ देख के, तो डोपामीन रिलीज हो रहा है। तो ये सारे अलग अलग हार्मोन्स हमारे बॉडी में है। ये हार्मोन्स अगर अच्छे से सक्रीट होंगे बॉडी में तो हमारा नॉर्मल लाइफ चलेगा। अगर एक हार्मोन ज़्यादा सेक्रीट हो गया, एक हार्मोन कम सेक्रीट हो रहा है, या डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो बहुत अलग अलग डिजीजेस हो सकते हैं हमें। स्ट्रेस के रिलेटेड हो सकते हैं, पीसीओडी पीसीओएस के रिलेटेड हो सकते हैं, और गट के रिलेटेड मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड भी हमें इश्यूज हो सकते हैं। अभी जो हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस के जो हार्मोन्स होते हैं वो मेजरली पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे सिर के पीछे के भाग में होता है, वहाँ से रिलीज होता है। इसलिए हमें यहाँ पीछे बहुत ज़्यादा दर्द करता है। हाँ, एंड पूरे बॉडी में अलग अलग जगह है जहाँ पे पेन एग्जैजरेट हो सकता है। जैसे काफ़ी लोग को शोल्डर पेन हो सकता है, काफ़ी लोग को जो ग्राउंड एरिया है, मतलब जो हमारे वेस्ट के नीचे का एरिया है, वहाँ पे पेन हो सकता है। तो इट कैन बी वेरी डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट स्ट्रेस की वजह से पेन बॉडी में डेफिनेटली हो सकता है। ओके, क्योंकि जब मुझे स्ट्रेस आता है या फिर एंजाइटी आता है तो मेरे यहाँ पे स्टमक के पार्ट में सेंसेशंस आते हैं। तो वो कनेक्टेड होता है, जो हमारा ब्रेन और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कनेक्टेड होता है। डेफिनेटली। एक होता है गट ब्रेन एक्सेस, ठीक है। गट एंड ब्रेन, गट इज जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक भी आता है, ठीक है। जैसे आपको स्टमक के आसपास ऐसे सेंसेशन होता है, तो गट हमारे स्टमक का पार्ट है। तो गट ब्रेन एक्सेस इज पूरा एक लाइनिंग, जैसे हमारा करोड़ रज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड, तो वो एक पूरा लंबा कॉर्ड है, राइट। वैसे ही गट ब्रेन का एक एक्सेस है कि अगर आपका साइकोलॉजिकल मूड अच्छा नहीं होगा, अगर आप स्ट्रेस में होंगे, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ा हुआ हो सकता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एवरी डिफरेंट पर्सन, हर एक इंसान का अलग होता है, बट इट इज़ वेरी कनेक्टेड कि अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो आपको पाचन अच्छे से नहीं होगा, या तो आपका पाचन बिगड़ा हुआ है उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। इट इज़ इंटरलिंक्ड। तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है कि अगर आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, अगर आप कुछ चीट मील भी ले रहे हैं तो उसको अच्छे से खाइए। अगर आप ऐसा सोच के खाएंगे कि यार ये मैं क्यों खा रहा हूँ, तो वो भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, भले आपको टेस्ट अच्छा लगेगा। अच्छा, मतलब आप जब खाना खा रहे हो तो वो फीलिंग या फिर वो जो इमोशन है वो भी हमें पॉजिटिव रखना है। हाँ, कोई भी चीज खा रहे हो क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर आता है। हाँ, ओके। और स्ट्रेस है उसकी वजह से क्रॉनिक डिजीज कैसे ज्यादा बढ़ते हैं? ओके, तो जैसे हम लोग ने स्ट्रोक की बात की, ठीक है। स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है हमारे ब्लड में, सर्कुलेशन में अगर क्लॉट फॉर्म हो जाता है तो स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक मेजरली ब्रेन स्ट्रोक होता है, या तो नीचे के पार्ट में स्ट्रोक होता है। तो ये सब में क्या होता है, वो क्लॉट क्यों फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेस जब होगा तो ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली एक जगह पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने लगेगा। ओके, सो दैट इज वाई क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से स्ट्रोक और वो सब स्ट्रेसफुल लोगों को ज़्यादा होता है। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फूड इन अ मेजर एस्पेक्ट, बट ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए स्ट्रेस कम कर। कौन से, जैसे आपने अभी फूड भी मेंशन किया ना, तो कौन से फूड की वजह से भी ब्रेन स्ट्रोक आ सकते हैं? ओके, क्लॉट्स बढ़ते हैं। हाँ, क्लॉट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ना, ट्रांस फैट या तो फिर प्रोसेस फूड की वजह से बढ़ता है। प्रोसेस फूड इज़ नॉट समथिंग कि अगर आपने आटा लेके आते हैं, वो एक प्रोसेस चीज़ है, ठीक है। बट हर प्रोसेस चीज़ खराब है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसी चीज़ें जो हमारे बॉडी में फैट्स बढ़ा रही है, अनवांटेड फैट्स,
हेल्दी फैट्स होते हैं, अनहेल्दी फैट्स होते हैं। अनहेल्दी फैट्स में क्या आता है, ट्रांस फैट्स आता है। आप कोई भी पैकेट पढ़ के देखेंगे तो उसमें ट्रांस फैट 0 लिखा होगा, बट अगर कोई भी चीज़ में डालडा घी है या तो पामोलिन ऑयल ज़्यादा प्रमाण में यूज़ किया है या तो वनस्पति घी यूज़ किया है, तो उन सब चीज़ों में ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट एक ऐसा फैट है जो हमारे बॉडी की को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सैचुरेटेड फैट्स होता है, अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, ट्रांस फैट्स होता है। ट्रांस फैट्स हमें नहीं लेने हैं। ट्रांस फैट्स लोगे तो आपको ज़्यादा प्रमाण में लेने की वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांस फैट एक ऐसा फैट है जो हमारे बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती है, एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। वो हमारे बॉडी के लिए बना ही नहीं। हाँ, और वो एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ट्रांस फैट है। जो अपना वेजिटेबल ऑयल है वो नॉर्मल है। वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन करके एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर को जाना पड़ता है, तब जाके वो वनस्पति घी बनता है, जो ट्रांस फैट है। तो इसलिए वो हमें बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है, या तो अगर आप कभी कभी कंज्यूम कर रहे चलेगा, बट इवेंचुअली अगर बॉडी आपके फैमिली में हिस्ट्री है, जो हम जेनेटिक्स की बात करती है, तो जेनेटिक्स अगर बॉडी आपके फैमिली में है कि पापा को या दादा को हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या तो बीपी की या तो हार्ट स्ट्रोक की, तो उन लोगों को प्रेफर करना है कि उनकी लाइफस्टाइल में वो ट्रांस फैट वाली चीज़ें बिल्कुल बंद कर दे, या तो कम से कम ले। तो वो एक मेजर थिंग है। दूसरा सॉल्ट्स की अगर हम बात करते हैं, नमक हम खाने में जो यूज़ करते हैं वो नॉर्मल है। आप नॉर्मल जो घर पे नमक हम थोड़ा सा डालते हैं, हाँ अगर आप ज़्यादा नमक डालते हैं खाने में, ऊपर से डालते हैं, वो डेफिनेटली आपको कम करना है। बट उसके अलावा नमक कहाँ से हमें मिलता है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में एक्सेस सोडियम होता है। फिर कार्बोनेटेड जो हमारा कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी है, कोला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा कहाँ से ज़्यादा हमें सोडियम मिलता है? हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से या तो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स से, ठीक है, पेरी पेरी सॉस हो गया, या तो मेयोनीज हो गया, या तो हमारा केचप्स हो गए। तो जितने भी ये सारे सॉसेज है वो अगर फ्रीक्वेंटली आप खाएंगे, रोज़ रोज़ आप खाने में, चलिए मैं आज मैं सॉटेड वेजिटेबल्स बना रही हूँ, या तो आज मैं ग्रीन वेजिटेबल्स का सैलड बना रही हूँ, बट उसमें फिर मैं मेयोनीज डाल दूंगी, या तो उसमें फिर मैं रोज़ पेरी पेरी मसाला डालूंगी, सीजनिंग डालूंगी, उन सब में एक्सेस सॉल्ट है। तो इवेंचुअली आपकी बॉडी को वो सॉल्ट, सोडियम को कैसे निकालना है, नहीं निकाल पाएगा, इसलिए बीपी होगा आपको, ब्लड प्रेशर होगा, यस, हाइपरटेंशन जो हम बोलते हैं। ये जो क्रोनिक डिजीज है वो बोलते हैं कि हेरिडिटी में आया ना, एक कॉमन वर्ड है सबका कि हेरिडिटी में आ रहा है। तो वो हेरिडिटी में क्या बॉर्न से पहले आता है या बॉर्न होने के बाद भी? जैसे पापा को अगर मेरे बॉर्न से पहले है तो ही मेरे में आएगा, या मेरे बॉर्न के बाद उनको आया है तो भी आ सकता है? तो जीन्स एक ऐसी चीज है, जीन्स जो हमें मिलता है अपने पेरेंट्स से मिलता है, मम्मी से या पापा से, ठीक है। उनको कहाँ से मिलता है? उनके मम्मी पापा से, मतलब हमारे दादा दादी से। तो जीन्स क्या होते हैं, वो ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कैरी फॉरवर्ड होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उनकी सारी चीज़ें हम में आ जाती है, वरना हम वही बन जाते हैं, हम पापा जैसे ही बन जाते हैं, बट थोड़ी चीज़ें चेंज होती है। कोई चीज़ सुपीरियर में होती है, कोई चीज़ कम होती है, ठीक है। तो जो चीज़ ज़्यादा होगी, जो चीज़ डोमिनेंस में होगी, तो वो चीज़ हमें आ सकती है। अगर उनका डोमिनेंस वाला जीन्स जो डायबिटीज़ वाला है वो अगर हम में आ गया तो हम थोड़े टाइम में प्री डायबिटिक हो सकता है। अगर मैं मेरे 20s में हूँ और अगर मैंने ध्यान नहीं रखा मेरा, या तो ध्यान रख रही हूँ, फिर भी मेरे को डायबिटीज़ आ सकता है। ये एक बहुत कमाल है जीन्स का, कमाल भी है और नुकसान भी है, क्योंकि काफ़ी लोग के अच्छे जीन्स भी पेरेंट्स से मिलते हैं, और जो ये ना काम के जीन्स है वो भी हमें मिल सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे पेरेंट्स से जो मिला है वो तो ठीक है, बट हमें अभी हमारे अच्छे जीन्स बने उसके लिए हमें काम करना है। नो डाउट हम अच्छे से लाइफस्टाइल जिएंगे तो भी अगर पेरेंट्स का सबमिसिव वाला जीन हमारे में है और हमारे बच्चे में वो डोमिनेंस में हो जाए तो उनको आ सकता है, बट वो सब ऊपर के ऊपर, भगवान के ऊपर। मतलब वो ऐसा नहीं होता कि इनको है तो होगा ही, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है ऐसा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमारे जीन्स मम्मी पे या हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस लेवल्स पे डिपेंड करता है, इवन हमारे जेंडर पे डिपेंड करता है। अगर फीमेल है आप तो उनको हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डायबिटीज़ हो या थायराइड हो, ठीक है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट अगर हम लोग लाइफस्टाइल अच्छी रखे, स्ट्रेस कम ले, क्लीन खाना खाए घर पे बना हुआ, तो हमें बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति मिल सकती है। क्या क्लीन खाना खाने से स्ट्रेस कम होता है? डेफिनेटली, क्यों नहीं। आप जैसे मैंने आपको गट ब्रेन एक्सेस की बात की, अगर आप स्ट्रेस करेंगे
तो आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा। वैसे ही अगर आप अनक्लीन खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट वाला खाना खाएंगे, तो भी आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसकी मैं बात कर रही थी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इवेंचुअली आपके ब्रेन में जाके आपका स्ट्रेस बढ़ा सकता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, या तो मुझे दूसरे सारे कोई भी इश्यू, जैसे मेरे बॉडी में अगर बीमारी आ जाती है तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर बॉडी फाइट कर रहा है, हमारे अंदर के मैकेनिज्म को बंद कर देता है वो। स्ट्रेस आया तो दूसरे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग की जो हमारी क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो हमारे गर्भ की जो भी ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे शट डाउन कर देती है, क्योंकि स्ट्रेस को कम करने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी स्टोर करनी पड़ती है। कि कोई भी चीज़ स्ट्रेस आ गई तो बॉडी को शट डाउन करती है। इसलिए वी हैव टू ट्राई कि अगर हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में है तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ भी चीज़ जो सामने आ जाए वो नहीं खानी है। वी हैव टू मेक श्योर। इमोशनल ईटिंग बोलते हैं, हाँ, बिंज ईटिंग बोलते हैं, इमोशनल ईटिंग बोलते हैं। तो उसका एक बीमारी भी है, उसको मतलब अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो बुलिमिया करके एक ईटिंग डिसऑर्डर है, जो लोग को स्ट्रेस होता है वो लोग ऐसे हाइपर ईटिंग करते हैं, और फिर उन लोग को पता है कि ये मैंने क्या खा लिया, तो वो वॉमिट आउट करते हैं उसको। तो ऐसे सारे डिसऑर्डर्स भी है जो लोगों को होते हैं, बट वो बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं। आप अपने जो भी पेशेंट को अटेंड करते हो, एक कॉमन क्या कौन सा डिजीज है जो आप देखते हो कि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है अब, कि यंग एज में भी हो रहा है और ओल्ड एज में भी वो हो रहा है? ओके, तो पहला डिजीजेस डायबिटीज, ठीक है। दूसरा के हार्ट रिलेटेड के डिजीजेस, क्योंकि हार्ट में क्या है, बहुत सारा ब्रॉड है वो टॉपिक। तो उसमें मेजरली हमें क्या देखने को मिलता है, जो डायबिटिक पेशेंट है, या तो अगर डायबिटीज थोड़ा कम भी है तो उनका हार्ट का लिपिड प्रोफाइल जो एक होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये सारे अलग अलग कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, या तो उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम होता है। तो उन सब का डिसऑर्डर, मतलब वो जो लेवल में होना चाहिए, जैसे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो 250 या तो 200 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा दैट मीन्स आपको हाइपर कोलेस्ट्रेमिया है। वैसे ही अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स हाई है तो आपका ट्राइग्लिसराइड और डायबिटीज़ का बहुत अच्छा कोरिलेशन है। अगर वो हाई होगा और डायबिटीज़ भी होगा तो आपको आगे जाके डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस वो हो सकता है। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि आंखों में जिन लोगों को कैटेरेक्ट होता है ना, वो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन है। फिर किडनी में नेफ्रोपैथी होता है, मतलब किडनी का फिल्ट्रेशन काम बंद हो जाता है, तो वो सब डायबिटीज़ की वजह से होता है। तो डायबिटीज़ के बाद के ये सारे सिम्टम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है। फिर दूसरा न्यूरॉन्स में भी होता है कि हाथ में झंझनाहट होने लगा और एकदम वो क्या कहते हैं, गैंग्रीन हो जाता है, जहाँ पे फिर जो अंगूठा है, काफ़ी लोग को अंगूठे में गैंग्रीन हो जाता है, अंगूठे को फिर कट करना पड़ता है, एम्प्यूटेशन करना पड़ता है। हाँ, वो भी एक डायबिटीज़ का डिसऑर्डर, क्योंकि फिर वो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको कट करना पड़ता है। हाँ, तो वो एक न्यूरॉन का डिसऑर्डर है। बट वो हुआ क्यों? क्योंकि वो पेशेंट का डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं किया टाइम पे, इसलिए उसको आगे जाके न्यूरोपैथी हुआ, और न्यूरोपैथी के वजह से उसको गैंग्रीन हुआ। तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है। तो इसलिए अगर डायबिटीज़ है तो उसके साथ आपको ट्राइग्लिसराइड, मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारे लिपिड्स को भी कंट्रोल करना रखना चाहिए, वरना फिर वो ज़्यादा इफेक्ट, वरना फिर अगर सिर्फ मीठी चीज़ें खानी बंद कर दी और दूसरा सब खा रहे तो कुछ नहीं होगा। यस, ओके। और ऐसे फॉर डायबिटीज ऐसे कौन से मतलब सब्सटेंस है या फिर इंग्रेडिएंट्स है जो कम करने चाहिए? और दूसरा जो है जो उसको बढ़ाना चाहिए, लाइक प्रोटीन्स क्या है उसके हिसाब से? तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि बाहर का कोई भी पैकेट वाला फूड बंद कर दीजिए। भले फिर आपको कोई हेल्दी फूड के नाम से बेच रहा हो, भले फिर उसमें नो कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ हो, भले फिर उसमें नो शुगर लिखा हुआ हो, अवॉइड द आर्टिफिशियल पैकेज्ड फूड्स। क्यों? क्योंकि पीछे अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखेंगे तो आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में फ्रुक्टो ऑलिगोसेक्राइड्स, या तो माल्टोज, या तो डेक्सट्रोज, या तो माल्टोडेक्स्ट्रिन, ये सारे अलग अलग नाम है शुगर के, ठीक है। या तो फिर आपने ये भी सुना होगा सॉर्बिटॉल, आपके च्युइंगम्स वगैरह जो होते हैं उसमें सॉर्बिटॉल लिखा हुआ होता है। सॉर्बिटॉल इज अ शुगर अल्कोहल, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग नाम है शुगर के, विच इवेंचुअली हमारे बॉडी में शुगर के फॉर्म में या तो फ्रक्टोज के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमारे लिए बिल्कुल काम के नहीं है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो अगर ये सारे नाम आपने देखे आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट में तो प्लीज स्टे अवे, हाँ, उससे तो दूर रहना ही है।
उसके अलावा आप अगर घर का खाना खा रहे हैं कि हाँ चलो मेरे को डायबिटीज़ है, मैं बाहर का तो नहीं ही खा रहा हूँ, बट घर पे मैं क्या खा सकता हूँ, तो घर पे मेजरली आपको ध्यान क्या रखना है, आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए और फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। हेल्दी फैट की भी हम बात करेंगे, बट पहले हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं। इंडियन डाइट में बहुत कम प्रोटीन है। मैं मेरी खुद की बात कर लूँ, मैं खुद जो प्रोटीन लेना चाहिए हमें उतना नहीं लेती हूँ, एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत कम लोग जितना हमें प्रोटीन लेना चाहिए उतना लेते हैं। वो प्रोटीन कैसे मेजर करते हैं? जितना मुझे पता है, आई थिंक आपका जो बॉडी वेट होता है उसका 2x ग्राम, नहीं 2x नहीं, जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपको दिन का कंज्यूम करना चाहिए। दिन का, जैसे अगर मेरा वेट अभी 57 है तो मुझे दिन का 57 ग्राम प्रोटीन्स लेना है, ये स्टैंडर्डाइजेशन है। बट मान लीजिए कि मैं मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक है, तो मैं 57 शायद ना ले पाऊँ क्योंकि हमारे डाइट में इतना प्रोटीन का सोर्स नहीं है, और हम बहुत ज़्यादा अगर कठोर खाएंगे तो गैस हो जाएगा हमें, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा अगर वेजिटेरियंस है या तो सिर्फ एगिटेरियन है या कभी कभी एग्स खाते हैं, ऐसे वाले लोग हैं, या मिल्क हम लोग ज़्यादा पीते नहीं है, तो हमें क्या करना है कि हमारे डाइट में अगर हम लोग वज़न जितना ना ले सके तो उससे 10 ग्राम कम करके जो 47 ग्राम है उतना तो मेरे को लेना ही चाहिए, ठीक है। तो इतना मेरा स्टैंडर्ड होना चाहिए। बट इफ़ आई एम वर्किंग आउट, अगर मेरे बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा है, अगर मैं डायबिटिक हूँ, तो मैं 57 लूँगी तो अच्छा रहेगा, और उससे भी 10 ग्राम ज़्यादा 67 ग्राम्स ले सकूँ तो इवन बेटर, ठीक है। तो प्रोटीन का ये एक सिंपल चीज़ है। दूसरा, प्रोटीन का काम क्या है कि बेसिकली प्रोटीन अगर आपके खाने में होगा ना तो ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट इज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे क्योंकि प्रोटीन हमारे पेट को फुल फील करवाता है। अगर मैं थोड़ा सा 2 ग्लास दूध पी लूँगी तो मेरा पेट भरा हुआ फील करूँगी मैं। वैसे ही अगर मैं चिप्स का एक पैकेट खा लूँगी या पोटैटोज खा लूँगी तो मैं इतना ज़्यादा फुल नहीं फील करूँगी, मेरे को थोड़ी देर के बाद और भूख लगेगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वो एनर्जी का सोर्स है, इसलिए वो जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें यूज हो जाएगा, मतलब एज अ फ्यूल काम करता है। हाँ, वो एज अ फ्यूल काम करता है। जो प्रोटीन है वो स्टोरेज करता है, मतलब वो स्टोर रहता है। हाँ, तो इसलिए अगर हम प्रोटीन अच्छे फॉर्म में लेंगे तो हम फुल फील करेंगे, हम कम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे जिसके वजह से हम शुगर्स मेंटेन कर पाएंगे। तो प्रोटीन का एक ये फ़ायदा है। नेक्स्ट आ जाता है फाइबर पे भी आजकल लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि लोगों को या तो सब्जियां पसंद नहीं आती या तो सब्जियां वो लोग एकदम सैलड के फॉर्म में लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्म में आपको खाना चाहिए, सैलड एज वेल एज कुक्ड फॉर्म, ठीक है। तो काफ़ी लोग सब्जियां लेते नहीं है, अगर लेते भी है तो बहुत कम प्रमाण में लेते हैं। एटलीस्ट हमें दिन की 4 से 5 सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है, दिन की। तो मतलब ऑलमोस्ट 400 to 500 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स, एनी फॉर्म, इट कैन बी अ सैलड, इट कैन बी अ सूप, इट कैन बी अ सब्जी, या तो अपने कोई फ्रैंकी बनाया उसमें आपने स्टफ करके डाल दिया, सौते किया हुआ सब्जी, कोई भी फॉर्म में पूरे दिन में 400 से 500 ग्राम ऑफ फाइबर वेजिटेबल्स जाना चाहिए, ठीक है। फाइबर तो 30 ग्राम जाना चाहिए, बट आपके वेजिटेबल्स में फाइबर होता है, इसलिए हमें 400 to 500 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स लेना चाहिए। लोग वो नहीं लेते, और अगर ले भी रहे हैं तो उनका कुकिंग मेथड की वजह से हो सकता है कि उनको अच्छे से, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग को पसंद नहीं आता, तो बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो फाइबर हमें ध्यान रखना है कि एक हमें वेजिटेबल्स से मिलेगा, दूसरा कहाँ से मिलेगा, हमें फ्रूट से मिलेगा। हम फ्रूट से डरते हैं, बट डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट से नहीं डरना है। किससे डरना है? फ्रूट जूसेस से। यस, बिकॉज वो डायरेक्ट फ्रक्टोज का सोर्स है। फ्रूट में फ्रक्टोज होता है, ठीक है, फ्रक्टोज इज अ शुगर। तो अगर आप फ्रक्टोज को कम करना चाहते हैं तो फ्रक्टोज के साथ जो फाइबर है फ्रूट में उसके साथ खाइए ना। जूस निकाल लेंगे तो सिर्फ फ्रक्टोज मिलेगा आपको। ये रील बहुत चल रही थी कि आप एक ऑरेंज खा रहे हो और 5 ऑरेंज का जूस पी रहे हो, तो इसमें आपको ना फाइबर मिल रहा है और सिर्फ आप शुगर ज्यादा इंटेक कर रहे हो। जो 5 ऑरेंज का जूस है और जो एक फ्रूट खा रहे हो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। यस, क्योंकि उसमें फाइबर है। सिंपल मैथ, फाइबर लेना है तो होल चीज़ें खाओ, होल फ्रूट्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ, ठीक है। आजकल हम जो आशीर्वाद आटा या तो कोई और ब्रांड का आटा ला रहे हैं वो सब अच्छा है, ऐसा नहीं बोल रही कोई नुकसान है, बस उसमें फाइबर नहीं है, ठीक है। उसमें आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो मतलब कोई भी एक ब्रांड है, उसका आटा आपने ले लिया या तो उसका मिल्क ले लिया, उसमें वो लोग एडिशनली न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस किया तो प्रोसेसिंग में लूज हुआ होगा, तो फोर्टिफिकेशन से वो ऐड करते हैं। बट अगर नेचुरल फॉर्म में अगर आप लेंगे तो आपको बेटर रहेगा वो, ठीक है। वैसे ही अगर आप चक्की में पिसा हुआ आटा लेंगे और बाहर से जो कोई भी ब्रांड का आटा लेंगे उसमें फाइबर का डिफरेंस रहेगा। चक्की वाले आटे में आपको फाइबर मिलेगा
और जो ब्रांड वाले या ज़्यादा प्रोसेस्ड वाले आटे होंगे उसमें आपको फाइबर नहीं मिलेगा। हो सकता है मिनरल्स मिल जाएंगे, हो सकता है थोड़ा प्रोटीन मिल जाए, ज़्यादा उन्होंने कोई और चीज़ उसमें डाला हो तो उससे हमें मिल सकता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स, बट फाइबर नहीं मिलेगा। और फाइबर अगर कम होगा तो हमारे बॉडी में डायबिटीज़ एंड स्ट्रोक के इश्यूज बढ़ने वाले हैं। ओके, और मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी काफ़ी टाइम से मैंने देखा है, सुना है कि फ्रूट्स को लाइक केमिकल के साथ वो लोग मिक्स करके जल्दी उसको पकाते हैं या फिर उगा देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करता है? वो इवेंचुअली प्रिजर्वेटिव की जो मैंने बात करी, ओके, फ्रूट को प्रिजर्व करने के लिए या तो जल्दी राइप करने के लिए वो लोग केमिकल्स का यूज करते हैं। इट्स नॉट गुड। जितना हो सके सीजनल फ्रूट खाओ। अगर आपके घर पे या तो आपको ऐसा पता है कि ऐसा फार्म यार्ड है जहाँ से आपको फ्रेश आम मिल सकता है, फ्रेश एप्पल्स मिल सकते हैं, ठीक है, सीजन का फ्रूट खाना इज सबसे बेस्ट। बाहर का एवोकाडो लाके खाएंगे तो अच्छा नहीं है, उससे अच्छा यहाँ पे भी हमारे पास दूसरे फ्रूट्स है वो हम खा सकते हैं, ठीक है। तो एप्पल खाइए आप, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स खाइए तो आपको सारी चीज़ें जो एवोकाडो से मिल रही है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप एप्पल का कॉम्बिनेशन विद पोमोग्रेनेट जो अपना अनार है वो खाएंगे तो इन सब का कॉम्बिनेशन लेंगे, बनाना लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो हमारे एवोकाडो से मिल रहा है वो सब इसमें से मिल जाएगा, बट वो हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। और ये थोड़ा फैसिनेटिंग भी होता है ना एवोकाडो टोस्ट के साथ खाना, जो हमारे पास हम लोग खा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, बट ये छोड़ के मतलब ये छोड़ के ये खाना इज नॉट गुड। जो सीजनल और लोकल मिल रहा है वो पहले खाइए, उसके बाद फिर आपको थोड़ा मन हो रहा है तो एवोकाडो टोस्ट खाइए, कुछ और जो भी फैंसी चीज है वो सब आप खा सकते हैं। ओके, और जो ऑयल्स है सारे उसमें से हमारे लिए जो डायबिटिक पेशेंट है या फिर हाइपरटेंशन का है, बीपी और ये स्ट्रेस, इन सब के लिए जो ऑयल है वो कौन सा बेटर होता है? देखिए सबसे बेस्ट है कुकिंग ऑयल। अगर आप यूज़ कर रहे हैं, खाना पकाने में कोई ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो एरिया है, आपका जो लोकेलिटी है उसके हिसाब से आप ऑयल चूज़ करिए। जैसे गुजरात में हम लोग सिंग तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सनफ्लावर भी यहाँ पे मिलता है तो हम सनफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 ऑयल्स यहाँ पे कुकिंग के लिए बेस्ट रहता है, ठीक है। अगर आपको कुछ सौते करना है तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो ऑलिव ऑयल का, अगर आपको फैंसियर वर्जन में जाना है तो, ठीक है, बट उससे हम प्रोलॉन्ग कुकिंग नहीं करेंगे। सब्जी पकानी है तो उसको ऑलिव ऑयल में नहीं पकाना है, ठीक है, उसको हम लोग पकाएंगे हमारे नॉर्मल सिंग तेल में या तो उसमें, हाँ। बट अगर आपको सौते करना है या तो ऊपर से थोड़ा डालना है, अगर आपने सैलेड बनाया है टमाटर का, ककड़ी का, तो उसमें ऊपर से आप ऑलिव ऑयल डालिए, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा सौतेइंग करना हो या ऊपर से ड्रिजल करना है तो आप ऐसे फैट्स जिसमें क्या कहते हैं मोनोसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो है घी, और दूसरा है अपना ये ऑलिव ऑयल, ठीक है। कोकोनट ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप नॉर्थ ऑफ इंडिया में है तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए, जो भी आपका रीजन है उस हिसाब से आप तेल इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, तो वो बेस्ट रहता है। और मेजरली हम कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। काफ़ी सारा ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग उस पर होता है कि इस तेल में, ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हाँ। कोई भी वेजिटेबल ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, हाँ, अभी मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज एन एनिमल फैट, तो किसी भी प्लांट में से या सीड में से आएगा उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा ही नहीं, उसमें एर्गोस्टेरॉल होगा। एर्गोस्टेरॉल ही होता है जो प्लांट्स में होता है। कोलेस्ट्रॉल इज एनिमल फैट, तो अगर आप घी खा रहे हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा, मिल्क खा रहे हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। एंड कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारा जो स्किन में से हम बोलते हैं ना विटामिन डी मिलेगा, धूप में जाओ, स्किन में अगर कोलेस्ट्रॉल होगा, ठीक है, एक 7-डीऑक्सीकोली कैल्सिफेरॉल कल के फैट है जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, तो अगर वो होगा आपके स्किन में तो ही सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा विटामिन डी, ठीक है। अच्छा, अगर वो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा स्किन में तो आपका, तो कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा है, मैं ये बता रही हूँ आपको। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो एनिमल फैट है, तो अगर मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजिंग के लिए नो कोलेस्ट्रॉल करके कोई ब्रांड बेच रहा है तो इतना ज़्यादा फूल नहीं होना है हमें। वी कैन हैव ऑयल काइंड्स ऑफ फैट, हाँ, वो होता ही नहीं उसमें। तो हम कोई भी फैट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कितने प्रमाण में यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं वो काम का है, ठीक है। तो कुकिंग में काफ़ी लोग की सब्जी आप देखेंगे तो आजू बाजू इतना सारा तेल होता है ना कि मतलब तेल का ही स्वाद आता है, हाँ, सब्जी का तो स्वाद ही नहीं होता, या तो मसाले का स्वाद होता है या तो तेल का स्वाद होता है। और दूसरा क्या होता है कि लोग तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। समोसे के बिना सुबह मेरी होती नहीं है, फरसान चवाना चिवड़ा के बिना मैं ममरा खा नहीं सकता, बाहर जाए तो पिज्ज़ा या बर्गर खाना ही पड़ेगा,
तो ये सारी चीज़ें अगर होगी तो आपके बॉडी में फैट का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, ठीक है, अनवांटेड फैट का, तो उससे भी हमें डायबिटिक पेशेंट एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल ही होगी। और तली हुई सारी चीजें खराब होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए, अगर आप कभी कभी तला हुआ खाना घर पे बना के खा रहे हैं, इट्स गुड। आप घर पे बनाइए, भजिया बनाइए, अभी रेनी सीजन है तो मस्त आप भजिया तल के खा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का उपवास है तो उनको घर पे अगर केले की चिप्स बनानी है तो वो केले की चिप्स खा सकते हैं। अगर कभी मन किया कि दाल वड़े खाने तो घर पे दाल वड़े हमने फ्राई करके खा लिए, कर सकते हैं हम ये, क्योंकि हम लोग रोज दाल वड़े नहीं खाने हैं। हमारे पेट भी ऐसा फील करेगा कि बहुत भारी भारी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इवेंचुअली अगर ज्यादा तेल किसी चीज में खाएंगे तो हमारा बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए रोज अगर आप तले हुए भजिए खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या डाइजेशन की तकलीफ होने ही वाली है, ठीक है। बट हम रोज नहीं खाते, तो घर पे जब भी बनता है पूरे मन से अच्छे से खाइए। बट बाहर क्यों नहीं खाना है उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। बाहर एक ही तेल में वो लोग 5 से 6 बार समोसे तल रहे होते हैं, ठीक है। उस तेल को आप देखोगे पूरा ब्लैक हो गया है, ठीक है। उसको बेसिकली रैंसिड ऑयल बोलते हैं। एक ही तेल में जब आप ज़्यादा कुकिंग करते हैं तो उसमें जैसे मैंने पहले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात की, वैसे ही फ्री रेडिकल्स बढ़ जाता है, ठीक है। वो सबका टेस्टिंग के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन सारे ऑयल्स को अगर हम ज़्यादा प्रमाण में लेंगे तो वो हमारे बॉडी में इवेंचुअली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा तो बीपी आएगा तो हार्ट स्ट्रोक आएगा तो अटैक्स आ सकता है, स्ट्रोक जो मैंने बोला वो हो सकता है। तो बाहर की तली हुई चीज़ें कम करनी है, घर पे खा सकते हैं। हाँ, न्यूट्रिशनिस्ट एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, लोगों को नहीं पता है, ठीक है, जो अभी फिटनेस में जाते हैं या फिर पेशेंट किसी चीज़ की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से अगर उन्हें डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को मिलना पड़ता है, समझना पड़ता है अपनी बॉडी को, तो नॉर्मल लोगों के लिए न्यूट्रिशनिस्ट क्या है और आपने क्यों चूज़ किया? क्योंकि बहुत सारी ऐसी फील्ड थी जो आप चूज़ कर सकते थे, है ना, कि सेफ ऑप्शंस काफ़ी है, पर ये एक नया एंगल आपने अपनी लाइफ में क्यों चुना, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। सच आंसर सुनना है तो सच? बहुत फनी है। नहीं, सच ही सुनना है। मैं बेसिकली वरुण धवन को थोड़ा पसंद करती थी जब मैंने मेरा 12th खत्म किया, तो बस एक स्टूपिड थॉट था कि मेरे को वरुण धवन का न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, पर कोई ऐसा वो नहीं था कि मेरे को न्यूट्रिशन पढ़ना है। मेरे को बेसिकली आई रियली लव टू स्टडी द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये मेरे को बहुत पसंद था 11th-12th में। मैंने इसलिए बायोलॉजी लिया था, वरना मैं साइंस लेती भी नहीं। मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना था, मैं सिर्फ बायोलॉजी के लिए साइंस लिया मैंने। उसके बाद जब मेरे को पता चला कि अभी आगे पढ़ाई के लिए या तो आप डॉक्टर बनिए MBBS करके, क्योंकि जो लोग बायोलॉजी लेते हैं मेजरली MBBS करता है, ठीक है। मुझे ये था कि MBBS में बहुत पढ़ाई होगी तो मुझे करनी ही नहीं। अभी जाके मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी मैं कर सकी होती, बट मैंने शॉर्ट मना ही कर दिया कि MBBS तो करना ही नहीं है, पढ़ाई मैं इतनी कर नहीं पाऊंगी। फिर मैंने जूलॉजी सोचा कि मेरे को एनिमल्स ज़्यादा पसंद है तो मैं जूलॉजी करती हूँ। मेरे को जूलॉजी में मिल भी गया, बट ये फील्ड कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, ऐसे जैसे मैंने कहा कि वरुण धवन का न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, तो वो बैक ऑफ द माइंड था मेरे, ठीक है। मैं बनी नहीं हूँ अभी उसकी न्यूट्रिशनिस्ट, बट आई एम ग्लैड कि मैंने ये सब्जेक्ट लिया, क्योंकि जब मैंने ओरिएंटेशन अटेंड किया मेरे फैकल्टी में, ये फूड एंड न्यूट्रिशन की फैकल्टी में, तो मुझे बहुत सही लगा सब्जेक्ट कि जो फूड है जो हम रोज़ खाते हैं उसके बारे में मुझे लोगों से बात करने मिलेगी। और मुझे बातें करना पसंद है, आप देख ही रहे हो अभी, मुझे बातें करना पसंद है, मुझे काउंसलिंग करना पसंद है। आई लाइक टू बी विद पीपल, आई एम अ पीपल्स पर्सन। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सब्जेक्ट बेस्ट है मेरे लिए, एंड आई जस्ट वेंट फॉर द सब्जेक्ट। तो इस तरह से मैंने ये सब्जेक्ट किया। हाँ, एंड बोलिए। हाँ, एंड दूसरी बात कि न्यूट्रिशनिस्ट एक ऐसा भी सब्जेक्ट है कि जैसे ही मैंने बोला कि मैं लोगों को ज़्यादा कनेक्ट कर सकती हूँ और उनकी जो तकलीफ है उसको कम कर सकती हूँ। तो एज अ पार्ट ऑफ सर्विस वो भी मेरे को कहीं ना कहीं बहुत वो करता था कि यार ये अच्छा है, मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँगी, उन लोगों को सर्व कर पाऊँगी, उनकी डिजीज़ेज़ या उनकी प्रॉब्लम्स को सुन पाऊँगी। तो इसलिए भी मुझे ये सब्जेक्ट पसंद आया। तो आपको कभी ये मतलब डर नहीं लगा या आपको स्ट्रेस नहीं आया कि अगर इस फील्ड में ज्यादा आगे कुछ नहीं होगा तो क्या करूंगी? क्योंकि आपने सोच लिया था वरुण धवन का न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, हाँ। ठीक है, तो पर क्योंकि जो एक होता है कि एक ओपन फील्ड होती है जहां पर सबका हो ही जाता है, सक्सेस मिल जाती है, पर कुछ ऐसी फील्ड्स होती है जहां पर आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो चैलेंजेस क्या थे जब आपने
चुना और आपने स्टडी तो कर ली, पर जब आप मार्केट में काम ढूंढ रहे थे तो वो सारे आपका फर्स्ट क्लाइंट के बारे में बताइए, आपके चैलेंजेस के बारे में बताइए। ओके, सो सबसे पहला चैलेंज मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ। अगर आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, सब लोगों को लगेगा कि आप उनको एडवाइस देने के लिए तैयार है। मेरे को ये है बेटा, डायबिटीज़ है, मेरे को बताओ क्या खाना चाहिए। मैडम मैंने एक डाइट प्लान आप ही दो ना। मैम प्लीज़ मेरे को एक डाइट प्लान बना दीजिए, मुझे मेरा वेट बढ़ाना है या मुझे कम करना है। तो फ्री के डाइट लेने के लिए सब लोग तैयार होते हैं, किसी को पे नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है एक डाइटिशियन या तो एक न्यूट्रिशनिस्ट के लिए कि उनको उनके काम को लोग ऐसा मानते हैं कि खाना ही है ना, रोज की चीज़ है ये तो बता दो ना क्या खाना है, ठीक है। तो वो बहुत गलत चीज़ है कि सबसे बड़ा चैलेंज हमें, एक तो ऑलरेडी हमारी फील्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो हम बना सकते हैं, वो बात अलग है, वो हर फील्ड में है, हम अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। बट हॉस्पिटल सेटअप्स में हम एज अ डाइटिशियन काम कर सकते हैं, या तो हम क्या कहते हैं, अगर हम पब्लिक हेल्थ में जाते हैं तो हम NGOs में काम कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट की योजनाज में काम कर सकते हैं, पोषण का जो योजना होती है उन सब में। और अगर हम उसमें जाते हैं, फूड में एक और सब्जेक्ट है अपना क्या कहते हैं, फूड क्वालिटी एंड कंट्रोल, फूड टेक्नोलॉजी, तो वो सब में जाते हैं तो हम फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या तो इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, क्वालिटी चेक में काम कर सकते हैं। बट मेरा इंटरेस्ट, जैसे मैंने कहा कि मेरे को ह्यूमन बायोलॉजी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना था, तो इसलिए मैंने डाइटिशियन का ऑप्ट किया। तो उसमें हॉस्पिटल्स का एक ऑप्शन था, हॉस्पिटल्स मैंने एक्सप्लोर किया, अच्छी जगह है काम करने के लिए, बट वहाँ पे आपको काउंसलिंग का स्कोप थोड़ा कम मिलता है, बिकॉज यू हैव, आपको डॉक्यूमेंट्स को संभालने होते हैं, आपको पेशेंट बहुत सारे होते हैं, उन सबको काउंसिल भी करना होता है, और आपका अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से आपको काउंसिल करना होता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल इज़ अ सेटअप जहाँ पे डाइटिशियंस काम कर सकते हैं। दूसरा, खुद का स्टार्ट करिए। अभी खुद का स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, सबको पता है कि अगर हम खुद का कुछ भी चालू करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट, एक तो अगर आपको क्लिनिक खोलना है तो आपको जगह चाहिए होगी, जगह के बाद आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए होंगे कि लोग आपके तक पहुँचे, क्योंकि इतने लोग, बहुत सारे लोग हैं जो न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। और द थर्ड इज़ कि एक तो जैसे मैंने कहा कि हॉस्पिटल बहुत कम जगह है जहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस काम करते हैं। दूसरा, खुद का चालू करेंगे तो फाइनेंशियल एंड कॉन्टैक्ट्स बनाना मुश्किल रहता है। एंड थर्ड इज़, मार्केट में बहुत सारे सर्टिफाइड या ओनली नाम के न्यूट्रिशन वाले हैं, दे हैवंट स्टडीड एनी बैचलर्स, दे हैवंट स्टडीड देयर मास्टर्स, या तो फिर दे हैवंट स्टडीड अ प्रॉपर कोर्स, बट उनको पता है खाना तो रोज़ की चीज़ है, तो ये कम कर लूँगा, ये ज़्यादा कर लूँगा, या तो ये ऐड कर देंगे उसके डाइट में, या सप्लीमेंट डाल देंगे, तो हम सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए ड्रॉबैक है। हो सकता है सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हमसे ज़्यादा और अच्छे क्लाइंट्स बना पाए और उनको रिजल्ट भी दे पाए, बट कहीं ना कहीं उसके वजह से हमारी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है। लोग हमारे तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि वहीं पे वो लोग घूमते रहते हैं कि हाँ भाई जल्दी से इंस्टेंट रिजल्ट दिया, या तो इंस्टेंटली उनको वो मिला, इट्स नॉट सस्टेनेबल। तो वो उनको आगे जाके उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती है, वो सब उनको पता ही नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने इन डेप्थ स्टडी न्यूट्रिशन का, ह्यूमन बॉडी का नहीं किया है। हम लोग ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मेजरली जो डॉक्टर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं, बट थोड़े बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा एक आइडिया आता है कि कैसे एक पेशेंट को या कैसे एक क्लाइंट को पूरी तरह से समझना है, उसकी बॉडी को कैसे समझना है, उसको साइकोलॉजिकली, और वो चीज़ वो फॉलो कर पाए, सस्टेनेबली वो कर पाए अपने डाइट को चेंज और लाइफस्टाइल को चेंज, तो ही उसको वो रिजल्ट आगे जाके फ्रूटफुल रहेगा। तो उस पर हम लोग काम करते हैं। तो ये तीन चीज़ें। ये एक आम इंसान है जिसे न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं पता है, ना उसे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में कुछ पता है, तो आपने जो सर्टिफाइड कोचेस बताए और आप जो करते जो न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन है, उनमें एक आम इंसान फर्क कैसे ढूंढेगा? क्योंकि उसे कैसे पता चलेगा कि इनके पास जाना है, इनके पास नहीं जाना है? ओके, तो मेजरली मैं मानती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट काउंसिल करेगा तो पहले तो आपको हिस्ट्री लेगा। वो हिस्ट्री कैसे लेते हैं उसी से आपको पता लगेगा। देखिए, हम लोग किसी के पास कब जाते हैं जब हमने सुना हो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, आप जाइए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो थ्रेट है आपके लिए, वो कोचेज़ है सर्टिफाइड, बट अगर वो रिजल्ट दे रहे सस्टेनेबल वाले तो आप जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपने उनको फॉलो किया बट थोड़े टाइम में फिर आपको नहीं सही लग रहा है और आपको कोई और चेंज करना है, तो आपको क्वालिफिकेशन देखना चाहिए
कि अगर वो न्यूट्रिशनिस्ट है तो RD करके एक हमारा क्वालिफिकेशन होता है, रजिस्टर्ड डाइटिशियन, वो उसकी एग्ज़ाम होती है, तो उसको लाइसेंस मिल जाता है। तो वो लोग हम लोग कर सकते हैं। या तो आप उनको पूछ सकते हैं कि आपने पढ़ाई बैचलर्स में की है, मास्टर्स में की है, कौन से सब्जेक्ट से की है, तो वो सब हम पूछ के क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगे कि ये इंसान को कैसे हम लोग ट्रस्ट करें, तो जस्ट वो कैसे आपको एनालाइज करते हैं, आपकी रिपोर्ट्स मांगते हैं या डायरेक्टली आपको बोलते हैं आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन पहले आपको रिपोर्ट मांगेंगे, पहले आपको रिपोर्ट मांगेंगे कि आपके रिपोर्ट्स दिखाइए, आपके ब्लड रिपोर्ट्स दिखाइए, आपके लिपिड प्रोफाइल जो मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल वगैरह, उसकी रिपोर्ट दिखाइए। क्योंकि मैं पेशेंट का रिपोर्ट देखती हूँ और उनके रिपोर्ट में डाइट देने के बाद जो डिफरेंस उनको दिखता है, वो कॉन्फिडेंस हमें भी अच्छा लगता है, पेशेंट को भी अच्छा लगता है कि भाई देखो मेरा HbA1c जो डायबिटीज़ का एक वो होता है टेस्ट, वो HbA1c मेरा 7.6 था और अभी मैंने डाइट फॉलो किया तो वो 5.6 हो गया। वो जब चेंज दिखता है ना तब अच्छा लगता है। वो डॉक्टर्स को तो मिलता ही है क्योंकि वो लोग टेस्ट करवाते हैं, तो इवन न्यूट्रिशनिस्ट को और डाइटिशियंस को टेस्ट करवाने चाहिए। And people should go to them because we have a broader idea to help you out more. Okay. तो अभी की जनरेशन में ना एक कॉमन प्रॉब्लम है हेयर लॉस और स्किन डिजीज, तो उसका फूड के साथ क्या रिलेशन है? ओके, तो मेजरली जैसा मैंने पहले बात की कि अगर हमारा पाचन अच्छा नहीं होगा तो अच्छे से जो काम के तत्व है वो ब्लड में नहीं जाएंगे, ब्लड में नहीं जाएंगे तो हमारे स्किन और हेयर के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है कि क्या हम खाए, ठीक है। फिर वो जो खा रहे हैं वो अच्छे से पच रहा है कि नहीं वो हमें ध्यान रखना है, और वो अच्छे से पचेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे स्किन और हेयर तक वो पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर हमें स्किन और हेयर को अच्छे रखने हैं तो पहली चीज़ हमारे खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। पहले हमने क्या बात की थी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ रहा है। अगर बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो एंटीऑक्सीडेंट्स खाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स किस चीज़ों में होते हैं? फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, होल ग्रेन्स वगैरह में तो होते ही है, ठीक है। तो जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं हमारे, ऑरेंजेस है, कीवी हो गया, ठीक है, ग्रेप्स हो गया, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है। फिर अनार हो गया, तो ये सारे फ्रूट्स अगर हम अच्छे क्वालिटी में खाएंगे तो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते रहेंगे। वैसे ही अगर हम वेजिटेबल्स में बात करें तो हम जो सरगवा होता है, सरगवा फली, जितने भी हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए वो सारे, ठीक है, पालक हो गया, मेथी हो गया, फिर अपने जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आए वो सब हो गए, वो सभी में एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो अच्छे प्रमाण में हमें खाने ही है। दूसरी चीज़ है कि प्रोटीन, बाल का मेन एक प्रोटीन होता है केराटिन प्रोटीन। अगर हमारे खाने में से हमें प्रोटीन मिलेगा तो जाके वो केराटिन प्रोटीन बनेगा टू मेक अवर हेयर क्वालिटी बेटर। तो हमारे खाने में पहले प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, कोलेजन करके भी आपने सुना होगा, आजकल मार्केट में कोलेजन का सप्लीमेंट चल रहा है। तो कोलेजन इज ऑल्सो प्रोटीन विच इज जो हमारा बॉडी बनाता है, ठीक है। बट अगर हम खाने में से ही प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी में कोलेजन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए खाने में प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हेयर ग्रोथ एज वेल एज फॉर क्वालिटी ऑफ स्किन, ठीक है। तो मेन तो हेयर के लिए, तो हेयर के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पहले तो जो मैंने बात की कि हेयर में प्रोटीन ही मेन चीज़ है, केराटिन वगैरह। उसके अलावा हमारे हेयर का क्वालिटी स्मूथ है हेयर या नहीं, अगर कर्ली है तो भी हमारे हेयर में प्रोटीन नहीं होगा, मतलब हमारे खाने में प्रोटीन नहीं होगा तो हेयर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि अगर आपने प्रोटीन वाला खाना भी खा लिया, उसके बाद भी अगर स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस आपके हेयर फॉल को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक्सेस ओवर थिंकिंग ना करें। ये मीम भी आपने देखा होगा, स्ट्रेस की वजह से बाल उतर रहे हैं, बाल उतरने की वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है। हाँ, तो वो को रिलेटेड है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपके बाल उतरने वाला है, ठीक है। डाइजेशन का है ध्यान रखिए, स्लीप का ध्यान रखिए और खाने में प्रोटीन बढ़ाइए। दूसरा क्या बढ़ा सकते हैं? बायोटीन। बायोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो एक विटामिन डेरिवेटिव है, ठीक है। तो विटामिन्स भी बहुत हेल्प करते हैं हमारे हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। और दूसरी बात करें तो बायोटीन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, बिकॉज बायोटीन एक ऐसा विटामिन है और ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। इसलिए बायोटीन के सप्लीमेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा मिलते हैं मार्केट में, आप डेफिनेटली वो ले सकते हैं, अच्छा ब्रांड का हो तो। अदरवाइज आप नट्स एंड सीड्स में से बायोटीन मिल सकता है आपको, ओके। नट्स एंड सीड्स में हमारा बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ठीक है। फिर अभी चिया सीड्स मार्केट में आए हैं, जिसको अगर हम बेसल सीड्स के नाम से भी जानते हैं, तकमरिया जो हमारे फालूदे में होता है, ठीक है। तो आप तकमरिया ले सकते हैं, रात को भिगो के लेना होता है उसको। तो इन सब का कॉम्बिनेशन अगर आप पूरे
दिन में लेते हैं 15 ग्राम्स जितना सोक्ड नट्स एंड सीड्स, तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स है बायोटीन का। तो ये हेयर के लिए हमें एक तो प्रोटीन का ध्यान रखना है, बायोटीन का आप ध्यान रख सकते हैं, स्ट्रेस कम लेना है, और खाने में जैसे कहा कि प्रोटीन, हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन शुड बी गुड। अब अगर हम लोग कुछ भी प्रोटीन के नाम पे खा रहे हैं, जैसे सोया, हम लोग वो क्या मार्केट में क्या है, सोया चाप, हाँ, तो सोया चाप में से प्रोटीन नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि उसमें सोयाबीन के साथ बहुत ज़्यादा प्रमाण में मैदा भी रहता है, ठीक है। तो अगर इफ़ यू आर हैविंग प्रोटीन, इट शुड बी अ गुड क्वालिटी प्रोटीन, इवन इफ इट्स फ्रॉम कोई भी अगर प्रोटीन पाउडर से भी लेते हैं तो अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर होना चाहिए, जिसमें सारे अमीनो एसिड्स हो। अमीनो एसिड्स इवेंचुअली प्रोटीन बनता है हमारे बॉडी में, तो सारे अच्छे अमीनो एसिड्स वाला प्रोटीन लेना चाहिए, तो वो हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। ये अपने सोयाबीन की बात की ना, सोयाबीन कहते हैं कि मेल्स के लिए उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होता है, तो जैसे सोया चंक हो गया या फिर डायरेक्टली सोयाबीन अगर कंज्यूम करते हैं तो उसका मेल की बॉडी में क्या इफेक्ट आता है? ओके, तो मेजरली है ना, सोयाबीन जो है वो एक पल्स है, ठीक है, एक बीन है, और कोई भी बीन्स होंगे तो उसमें ऊपर का एक लेयर होता है, ठीक है। तो सोयाबीन को अगर कैसे हमें कंज्यूम करना है कि सोयाबीन को पूरी एक रात आपको भिगोना है, दूसरे दिन ऊपर का जो छिलका होता है सोयाबीन को उसको निकाल देना है, उसके बाद जो सोयाबीन बचे उसको आप ड्राई करके या तो उसका आटा बना लीजिए, या तो उसी आटे का सोया चंक्स बना लीजिए, या तो उसी की सब्जी बना लीजिए सोयाबीन की, ठीक है। तो इस तरह से आप सोयाबीन कंज्यूम कर सकते हैं, इवन मेल्स कंज्यूम कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए हमें कंज्यूम नहीं करना क्योंकि सोयाबीन में थोड़े ऐसे कंपोनेंट्स या एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेन के लिए अच्छे नहीं होते, और हो सकता है कि उनके प्रोस्टेट ग्लैंड को वो अफेक्ट कर सके, बट वो बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं होते। बट हमें ध्यान रखना है कि अनप्रोसेस्ड सोयाबीन हमें नहीं लेना है। प्रोसेसिंग में हमें ये छोटा सा स्टेप करना है, सोयाबीन को भिगोना है पूरी एक रात, दूसरे दिन इसका ऊपर का छिलका निकाल देना है, फिर उसको कंज्यूम करना है। सोया मिल्क भी अगर ले रहे हो तो भी इसी तरह से करना है, ठीक है। मोस्टली मार्केट में जो सोयाबीन यूज़ होता है वो इसी तरह से करते हैं वो लोग प्रोसेस, इसलिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है सोयाबीन से। बट इंडियंस बहुत कम सोयाबीन लेते हैं। आई थिंक सोयाबीन को ज़्यादा प्रमाण में लेना चाहिए। ज़्यादा एक्सपोर्ट ही होता है जापान में वो लोग बहुत उसको सोयाबीन को फर्मेंट करके खाते हैं। तो सोया चंक्स भी बहुत, हाँ, सोया चंक्स वगैरह भी लेते हैं, तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक और मेरा सवाल है, वो अभी की जो जनरेशन में ना लेडीज़ को पीसीओडी और पीसीओएस इसकी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो फूड का क्या रिलेशन है, और ये ज़्यादा अभी इतना क्यों बढ़ रहा है? पहले उतना नहीं था पर अभी काफ़ी ज़्यादा, तो फूड के साथ उसका कोई तो रिलेशन होगा। हाँ, तो जैसे हमने पहले बात की कि पहला है कि हमारे लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बढ़ गया है, टीनेजर्स को पीसीओएस और पीसीओडी बढ़ने लगा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पीरियड साइकिल जो होता है वो एवरी मंथ एक स्पेसिफिक टाइम पे आ जाता है। वो सब डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि हमारी नींद खराब हो गई है। क्यों, आपको पता है, हमारे सबके हाथ में मोबाइल फोन्स रहता है, ठीक है, तो स्लीप डिस्टर्ब हुई है। उसके अलावा एंग्जाइटी बढ़ी है, ठीक है। तीसरा, हमारा खाने में फाइबर कम है। चौथा, हमारे खाने में शुगर्स एंड फैट्स ज़्यादा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है पीसीओएस और पीसीओडी के लिए, क्योंकि अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें खाएंगे, या तो अगर आपको पीसीओडी रेगुलर साइकिल्स है तो आपको आगे जाके डायबिटीज़ होने के भी चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाता है, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड होता है, इंसुलिन आता है ब्लड में और वो एक्सेस ग्लूकोज को लेके जाता है हमारे लिवर में स्टोर करने के लिए और मसल में स्टोर करने के लिए। बट वही चीज़ एक इंसुलिन का एक थ्रेशोल्ड आ जाता है कि भाई इससे आगे मेरे से काम नहीं हो पाएगा। तो वही होता है हमारे इंसुलिन के साथ, क्योंकि वो बॉडी में इतना ज़्यादा फैट होता है। जो ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं जिनको पीसीओएस होता है, उनको मेजरली उनके फैट की वजह से इंसुलिन इनसफिशिएंसी हो जाता है। और जो लोग पतले लोग होते हैं उनको भी डायबिटीज़ हो सकता है, क्योंकि उनके बॉडी में एनर्जी स्टोर ही नहीं हो रहा है, वो खाना ठीक से नहीं खा रहे, या तो वो फाइबर कम ले रहे, ठीक है। तो ये सारे पूरे एस्पेक्ट्स है क्यों कोई पीसीओएस पेशेंट को प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ आगे जाके आ सकता है। दूसरा, पीसीओएस के बहुत ज़्यादा दूसरे सिम्टम्स भी है, जैसे हेयर फॉल है, या तो फिर ओवर ग्रोथ ऑफ हेयर है। जैसे बहुत सारी फीमेल्स को यहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है, अंडर आर्मपिट्स में हेयर ग्रोथ होता है, ठीक है। तो वो सारे दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स है। उसके अलावा आपको नींद ठीक से ना आना भी एक सिम्टम है पीसीओडी का। यस, ओके। और पीसीओडी और पीसीओएस को कम करने के लिए किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए अपने डेली लाइफ में ताकि वो चीज़ें कम हो? ओके,
पहले इज अगर आप ओवरवेट है तो वेट मैनेज करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको वेट बढ़ गया है आपका कम ही करना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बट अगर आप ऑटोमेटिकली वेट रिड्यूस करेंगे तो आपका बॉडी को वो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। इतना इंसान है तो उसको हर जगह पे ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए बॉडी को ज़्यादा टाइम लगेगा, वो कम हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन आराम से हो पाएगा, बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सिंपल वही है कि वज़न ज़्यादा होगा, आपका एरिया सर्कमफरेंस जो सरफेस एरिया है बॉडी का वो ज़्यादा होगा, तो आपका बॉडी में सारे हार्मोन्स एंड ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा, ठीक है। इसलिए पहले तो वज़न कम करने को बोलते हैं हम पेशेंट्स को अगर वो ओवरवेट है तो। उसके बाद हम उनको बोलते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, जैसे कि एक्सरसाइज, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी से भी उनको जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, एंड्रोजेंस करके ये सारे जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होंगे तो बॉडी में हार्मोनल बैलेंस आने लगेगा। और तीसरा चीज़ है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। बैलेंस न्यूट्रिशन मतलब ऐसा नहीं कि जो हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं ना, बैलेंस डाइट मतलब हम अच्छी अच्छी चीज़ें तो खा रहे हैं बट प्रपोर्शन में खा रहे हैं, उसको बैलेंस्ड बोलते हैं। फिर ऐसा नहीं कि इतना बड़ा बाउल चावल खा लिया और इतनी सी सब्जी ले ली, उसको बैलेंस नहीं बोलते। बैलेंस मतलब सब्जी इतनी लो, चावल थोड़ा सा लो, एक रोटी ले लो, थोड़ा सा दाल ले लो, थोड़ा सा दही ले लो, ऐसा उसको बैलेंस बोलेंगे। और रोटी में थोड़ा सा घी डाल लो, ठीक है, तो उसको बैलेंस बोलते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाता है, प्रोटीन्स भी आ जाता है, फैट्स भी आ जाता है, फाइबर भी आ जाता है, ठीक है। जब उन सबका बैलेंस होगा एक प्रॉपर प्रपोर्शन में तो उसको हम बैलेंस्ड मील बोलेंगे। उसके अलावा कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। तो जो हमारे PCOS और PCOD के पेशेंट्स हैं उनको मैं सैलेड्स नहीं देती हूँ खाने के लिए कि आपको सिर्फ इतना ही कचुम्बर खाना है या ये खाना है, उनको एक बैलेंस्ड मील देना ज़रूरी है। तो दे डू नॉट गेट लो ऑन एनर्जी, क्योंकि वो मेनली टीनेजर्स होते हैं या उनके अर्ली 20s या लेट 20s में होते हैं, तो हमें एनर्जी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो उनके खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और सबका बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ ज़्यादा प्रोटीन दे दो या मील रिप्लेसमेंट दे दो या सिर्फ उनको फैट्स दो, कीटो डाइट, ये सब देना इज़ नॉट बेनिफिशियल। इंस्टेड गिव देम अ बैलेंस डाइट जिसकी वजह से उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिले। तो एक पूरे बैलेंस तरीके से डाइट लेंगे तो उनको ना PCOS आगे कंटिन्यू रहेगा, ना आगे जाके दूसरी डिसीजेज होगी। तो डाइट शुड बी सस्टेनेबल एंड नॉट जस्ट अ क्रैश डाइट। मतलब PCOD और PCOS को कंट्रोल करा जा सकता है? यस, डेफिनेटली विदाउट मेडिकेशन भी करा जा सकता है। अगर ज़्यादा क्रिटिकल होता है पेशेंट, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उनको मेडिकली भी हम ट्रीट कर सकते हैं और उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस। ओके, तो आपके साथ इतनी सारी बातें करके अब मुझे 2-3 बार अपना पॉडकास्ट फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज था। पर एक ऐसी सीख जो आप हमारी कम्युनिटी को देना चाहोगे एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, कि एक ऐसी चीज़ जो अपने डेली रूटीन में वो अप्लाई करें ताकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो और बेटर हो जाए, तो एक अपनी तरफ से। श्योर। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि पहले तो स्ट्रेस कम लो, बिकॉज स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो डिजीज़ कोई ना कोई फॉर्म में आपकी बॉडी में आएगी। इलनेस के फॉर्म में आएगी या डाइजेस्टिव इश्यू के फॉर्म में आएगी या तो फिर आपको BP, डायबिटीज़, कैंसर, ये सारे क्रॉनिक डिजीजेस के फॉर्म में आएगी। तो प्लीज़ स्ट्रेस कम लीजिए पहले तो। दूसरा, नींद अच्छे से लीजिए और खाना और एक्सरसाइज को साथ में हमें काम करना है उन दोनों पे, ठीक है। खाने में जितना हो सके घर पे, आपको पिज़्ज़ा खाने हो, बर्गर्स खाने हो, घर पे बना के खाइए। इंग्रेडिएंट पे फोकस कीजिए। घर पे आप रोटी के ऊपर भी पिज़्ज़ा बना के खा सकते हैं, मैदे की ज़रूरत नहीं है। सॉसेस का कम इस्तेमाल कीजिए, घर की चटनीज़ और सॉसेस बनाइए, ठीक है। और लास्ट, फिजिकल एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मूवमेंट होगा तो सर्कुलेशन अच्छे से होगा बॉडी में और आप फिट रहेंगे। दैट्स इट, ओके। तो हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, ये लिखा हुआ है आई एम अनकॉमन, और आपके लिए और भी सारी चीज़ें हैं वो देखना। थैंक यू। अपने नोट्स इसमें लिखना ताकि आप याद करो हमें। श्योर श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। थैंक यू। तो पूरी कॉन्वर्सेशन करके हमें पता चला कि स्ट्रेस, डायबिटीज़ या फिर जो भी क्रॉनिक डिजीज़ है जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है वो फूड के साथ कैसे कनेक्टेड है और स्ट्रेस का अपनी बॉडी पर, अपने ऑर्गन्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और ऐसी ही सारी कॉन्वर्जेशंस, ऐसे ही सारे मोमेंट्स, ऐसे ही सारे नॉलेज हमें और आपको अनकॉमन बनाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपके घर में कोई ऐसे पेशेंट हैं जो डायबिटीज़
और या फिर किसी भी क्रॉनिक डिसीज से गुजर रहे हैं उनके साथ ये शेयर करना, क्योंकि अगर वो ये वीडियो उनके तक पहुंचेगा तो उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली में जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उनको ये वीडियो भेजना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अनकॉमन वेयर एवरी स्टोरी मैटर्स।